औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर सेल एंड टिश्यू के नए टॉपिक न्यूक्लियस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल्स दो किस्म के हैं न्यूक्लियस की बुनियाद पर। वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिनमें ट्रू सेल मौजूद होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस से मुराद ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद हो। जबकि अगर एक न्यूक्लियर मटीरियल क्रोमोसोम हो लेकिन उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो तो उसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कह सकते। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल में एक वाज़ेह और बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज है, जो कि प्लांट सेल में एक लार्ज विक्यूल की वजह से एक साइड पे होता है, और एनिमल सेल में चूँकि ये सेंटर में होता है क्योंकि उसमें विक्यूल जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम 1933 में रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया था, और उसके बाद इस पर वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद रिसर्च की गई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस के बारे में भी लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म हुआ। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जिस तरह एक सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन होता है। इस डबल मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें वक्फे वक्फे से छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सरंजाम पाती हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी बाकी सेल मेम्ब्रेन की तरह प्रोटीन और लिपिड से बनी है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। जी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से मुराद जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्लाज्मा शेप होती है या जेली शेप होती है, और इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये तमाम मटीरियल यहाँ पर मौजूद होते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई। बेसिकली न्यूक्लियोलस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में राउंडेड ब्लैक कलर का एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। और इसका मेन काम जो है वो राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो है ये बेसिकली एक सेल ऑर्गेनेलिस है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है क्रोमोसोम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से वजूद में आता है। डीएनए हम लोग जानते हैं कि ये वो मटेरियल है डीएनए जिसकी मदद से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल होते हैं। और हर एक क्रोमोसोम जो है ये 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है, और ये 2 क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में सेंटर में सेंट्रोमीर्स की मदद से अटैच होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर स्पीशीज़ का अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम जो हैं ये पेयर्स में होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, और ये 23 पेयर्स में होते हैं। इसी तरह ओनियन सेल में 16 क्रोमोसोम है, तो मतलब ये हुआ कि ये 8 पेयर्स पर मुश्तमिल हुआ। रेडिश मूली ये 18 क्रोमोसोम 18 क्रोमोसोम यानी 9 पेयर्स पर मुश्तमिल होता है। और बेसिकली ये क्रोमोसोम जो हैं ये जो सोमेटिक सेल या बॉडी सेल होता है इसमें ये डिप्लॉयड होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं स्पर्म्स और एग, इसमें ये हैप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड से मुराद फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड से मुराद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जब ये आपस में ये स्पर्म और
एग मिलते हैं, तो अगर ये ह्यूमन बीइंग का है तो 23 क्रोमोसोम मिलकर दोबारा 46 क्रोमोसोम यानी ज़ायगोट बनाता है, और वही ज़ायगोट जो है फिर न्यू इंडिविजुअल या न्यू बेबी में डेवलप होता है। अब जब हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आते हैं तो बेसिकली पहला फंक्शन इसका ये है कि ये सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर एक सेल को या सेल से बाहर प्रोटीन की ज़रूरत है तो इसको क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर डीएनए आरएनए की सिंथेसिस आरएनए की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी इधर अंदर से कंट्रोल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का काम एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ये तमाम सेल्स और सेल के बाहर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। दूसरा कैरेक्टर इसका ये है कि इसमें चूँकि जैसे मैंने पहले इससे कहा कि क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, और डीएनए जेनेटिक हेरिडिटी मटीरियल है। हेरिडिटी मटीरियल यानी हमारे वालिदैन से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं ये डीएनए की मदद से ट्रांसमिट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हेरिडिटी मटीरियल है जिसकी मदद से विरासती कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। और तीसरा फंक्शन यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है इसको भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को लाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो मतलब ये हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस को बेसिकली न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियोलस जो है इसका काम राइबोसोम फॉर्मेशन है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि राइबोसोम जो है ये एक सेलुलर ऑर्गेनेलिस है जो कि न्यूक्लियोलस बनाता है, और फिर ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू दाखिल होकर वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो अज़ीज़ तलबा, आज का ये हमारा टॉपिक न्यूक्लियस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। जहाँ पर आपको समझ ना आए आप मुझसे राबिता कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने पहले भी वीडियोज़ में भी आपको बताया, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे नाम पर ही है, तो आप मुझसे हर वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप जहाँ भी हों सेहतमंद हों और अपने नमाज और कुरान मजीद पर फोकस रहें, अपने वालिदैन की बात मानें और हद्दुल वसा घरों तक महदूद रहें, ताकि इस नागहानी मुसीबत से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।